हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं न्यूक्लियर। और जो न्यूक्लियर ये भाई साहब बहुत बढ़िया चैप्टर है, आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। केमिस्ट्री में आप लोग एटम्स पढ़ते हो तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी कवर होता है, तो ये चैप्टर इसलिए भी आसान है। यहाँ पे हम क्लास 12 फिजिक्स में जितना हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना वो यार कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और वन शॉट के अंदर इसको ख़त्म करने वाले हैं। वन शॉट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर ऊपर ऊपर से पढ़ाएंगे, बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा भाई सब, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आप लोगों को चाहिए 70 में से 70 फिजिक्स के अंदर और बढ़िया वाले नोट्स चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए और एनसीईआरटी सीरीज चाहिए भाई साहब फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोगों के लिए ये चैनल बना हुआ है। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक भेज दीजिए, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो भेज देना यार। ओके, चलो। तो सबसे पहले यार टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से आप ज्वाइन करिएगा। इसमें मेरे भी जितने नोट्स हैं भाई साहब, ठीक है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो होती हैं, मेरी वीडियोस के या क्लासेस के जो लिंक होते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्लासेस मैं लेने वाला हूँ, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि इसमें ही आप लोगों को लिंक मिलते हैं। ठीक है, तो इसका लिंक जो है भाई साहब वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है तो सुनील जांगड़ा 26 के नाम से इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है बेटा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बहुत जल्द आप लोगों को रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में, वो आता है कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस यार किससे बना होता है। ऑलरेडी पढ़ के आए हैं एटम्स के अंदर कि न्यूक्लियस किससे बना है यार। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? प्रोटॉन। और क्या होते हैं साथ में? न्यूट्रॉन। तो इनसे बना होता है भाई। तो ये लिखा हुआ सिंपली, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज मेड ऑफ किसका? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का बना होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देखो वैसे तो इनको प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोला जाता है, लेकिन जब ये न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं, जब न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उनको क्या नाम दे दिया जाता है भाई साहब? न्यूक्लियॉन्स का नाम दे दिया जाता है। किसका नाम दे दिया जाता है? न्यूक्लियॉन्स का नाम दे दिया जाता है। एक मिनट में इसको इधर कर दूं, अब सही है ना? किसका नाम दे दिया जाता है बेटा जी? न्यूक्लियॉन्स का नाम दे दिया जाता है। क्लियर है कि न्यूक्लियॉन्स कब बोले जाते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ बोला जाता है क्या? न्यूक्लियॉन्स। अब ना हम यहाँ पे जितने भी एलिमेंट पढ़ेंगे उनको एक सिंबल से हम डिनोट करेंगे, और वो केमिकल सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। एक्स है और ऊपर यहाँ पे होता है ए और यहाँ पे होता है जेड। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ए टू जेड, ए टू जेड। अब यहाँ पे जो ए है वो कौन है? ए जो होता है वो मास नंबर होता है। एक मिनट। ए जो होता है बेटा जी वो क्या होता है? मास नंबर होता है। क्या होता है? मास नंबर होता है। अब ये मास नंबर क्या है भाई? ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। और जेड क्या है भाई साहब? एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। और ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पता लगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ नोटेशंस है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। अब हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब अगर प्रोटॉन जेड बोल रहे हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी जेड हो सकते हैं, बट हम मोस्टली इस चैप्टर में या कहीं भी न्यूक्लियस में जब जेड को यूज़ करते हैं तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही डील करते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही जेड बोला जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियॉन्स कौन है भाई? न्यूक्लियॉन्स कौन है? न्यूक्लियॉन्स कौन है? न्यूक्लियॉन्स है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उनको बोला जाता है। तो भाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एक नाम भी दिया जाता है ए, मास नंबर, तो इसको ए से भी शो करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलो तो भी आप ए बोल सकते हो, या मास नंबर बोलो तब भी आप ए बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया है? देखो यहाँ पे आपने क्या किया है कि आपने जब ए फाइंड आउट किया तो वो ए है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनको जोड़ा है। तो अगर मैं न्यूट्रॉन निकालना चाहूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहूँ, तो वो मुझे मिल जाएगा ए माइनस जेड। क्लियर है? इस तरीके से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकाल सकते हो। ये जस्ट एक नोटेशन है बेटा, कि किस तरीके से ए निकलता है, किस तरीके से जेड निकलता है, किस तरीके से कैपिटल एन निकलता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। अभी न्यूक्लियॉन्स पढ़ा के आया हूँ मैं तो पिछली स्लाइड पे, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनको जब वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं तो उनको एक नाम दिया जाता है भाई न्यूक्लियॉन्स का। ठीक है, एटॉमिक नंबर कौन होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, उसे बोला जाता है क्या? एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होते हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उन्हें बोला जाता है मास नंबर।
क्लियर। सिमिलरली न्यूक्लियर मास आता है। न्यूक्लियर का मतलब क्या है भाई साहब, यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? न्यूक्लियस की बात कर रहा है। और ये मास तो मास है भाई साहब। तो न्यूक्लियस में जितना मास है, न्यूक्लियस में कौन है भाई साहब? प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है ना। तो टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, उसे बोला जाता है क्या? न्यूक्लियर मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मास बोला जाता है। क्लियर है। एक मिनट रुको, ये ना थोड़ी सी सेटिंग यहाँ पे खराब हो रही है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ, इधर कर देता हूँ। ठीक है, पिछले पे तो दिक्कत नहीं थी। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत है यार। एक मिनट रुको, मैं इसको ना अभी सेट करता हूँ। एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। इसको मैं अभी शायद सही हो रहा है, नहीं हुआ क्या? अभी हुआ? अभी भी नहीं हुआ इतना। चलो मैं इसको ना शिफ्ट कर देता हूँ, कैमरा को शिफ्ट कर देता हूँ मेरे को। अभी के लिए इतना ही, ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं, ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं यार, ये ज़्यादा सही रहेगा। हम्म अब सही है। ठीक है, चलो। तो मोस्टली तो हमें, अरे अरे अरे, मोस्टली तो हमें ये दिखाई देगा ही। अब सही है। ओके, चलो। तो ये चीज़ें समझ में आ गई हैं सभी के। चलो जी, तो मास, न्यूक्लियस मास, सॉरी न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर मास जो है वो समझ में आ गया होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर मास या न्यूक्लियस का मास। चलो, अब होता क्या है कि हम यहाँ पे जो मास से डील करेंगे ना, उसके लिए एक यूनिट होती है। जैसे हम कोई भी चीज़ अगर लेके आते हैं बाजार से, तो वो कैसे मिलती है हमें? तोल के लेके आते हैं, वजन करके लेके आते हैं, भाई ये 2 किलो है, ये 3 किलो है, या कोई दर्जन में लेके आता है ना, कि एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, वो डिसाइडेड है। एक दर्जन में 12 पीस, वो डिसाइडेड है। अब उसका सहारा ले रहे हो, ठीक है। आप उसका क्या कर रहे हो भाई साहब? सहारा ले रहे हो, मतलब आपने एक रेफरेंस पहले से ही डिसाइड किया होगा कि हाँ यार, इतनी चीज़ में 1000 ग्राम होंगे, इसको 1 किलो बोला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे यूनिट हम बनाएंगे, या मतलब जो साइंटिस्टों ने बनाई हुई है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं इन शॉर्टकट? AMU भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AMU भी बोलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या है भाई साहब? एटॉमिक मास यूनिट मतलब एटम का मास बताने वाली यूनिट, है ना। चलो भाई, अब ध्यान से सुनना कि हम यहाँ पे कैसे इसको कर रहे होंगे। जैसे किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का मतलब है कि उसमें 1000 ग्राम है। 1 किलोग्राम का मतलब है कि उसमें 1000 ग्राम है ना। तो इसी तरीके से अब अगर हमें एटॉमिक मास यूनिट बतानी है, तो हमें कोई एक रेफरेंस लेना होगा। जैसे वहाँ पे रेफरेंस लिया हुआ है कि हाँ यार, इतनी चीज़ में 1000 ग्राम होते हैं। तो भाई यहाँ पे लिया जाएगा कौन सा रेफरेंस? कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम, ठीक है। उसका मास जो होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, अभी बात करेंगे। तो ये क्या है भाई? तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब कार्बन 12 एटम न्यूक्लियस का जितना मास है, जितना मास है उसका 12वां हिस्सा इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम न्यूक्लियस अपॉन में 12। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 12 AMU इज इक्वल टू कार्बन 12 एटम्स न्यूक्लियस मास, है ना। ऐसे भी तो बोल सकते हो, 12 उसके नीचे चला जाता है। ठीक है, तो जो मास ऑफ कार्बन 12 एटम होता है वो होता है बेटा जी 1.992678 इंटू 10⁻⁻26। इसको डिवाइड करेंगे हम 12 से, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 AMU की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है वो आती है 931 मेगा मतलब 10⁻6 हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। एक होता है माइक्रो, वो होता है 10⁻6, लेकिन मेगा की बात कर रहे हैं तो 10⁻6 होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? यस और नो? तो ये वाला जो रिजल्ट है बेटा, ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास ये आने वाला है न्यूमेरिकल्स में, ये न्यूमेरिकल्स में जरूर आएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में जरूर आने वाला आप लोगों के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो AMU का मतलब समझ में आ गया कि कार्बन 12 एटम जो होता है उसका 12वां हिस्सा, मास का 12वां हिस्सा, ठीक है, एटम न्यूक्लियस का। अब पढ़ते हैं कुछ एलिमेंट्स, मतलब आप टाइप्स बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यार, आइसोटॉप्स,
आइसोबार्स, आइसोटोन्स, 3 हैं। तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में भी आते हैं भाई साहब। PYQ में पूछा जाता है इनको। मैं लिख दूंगा जो क्वेश्चन, मतलब जहाँ से टॉपिक, जो टॉपिक प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा आते हैं ना, उनको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, साइड में। तो देखो यार, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स या आइसोटोन्स, ठीक है, ये क्या है और किस तरीके से होते हैं। मतलब जैसे कोई भी दो एलिमेंट होंगे, उन्हें कब आइसोटॉप बोला जा रहा है, या कोई तीन चार एलिमेंट है, उन्हें कब आइसोटॉप या आइसोबार बोला जा रहा है या आइसोटोन्स बोला जा रहा है, वो कैसे डिसाइड होगा। अभी हमने केमिकल सिंबल की बात करी थी। एक्स, एक्स कौन होता है, एक्स होता है भाई साहब नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का नाम होता है ये, है ना। ये क्या होता है, नेम ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे जो ए होगा वो तुम्हें पता ही होगा कि मास नंबर है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और जेड इज ओनली प्रोटॉन, है ना, ये है। तो देखो यार, आइसोटॉप की अगर मैं बात करूं तो जिसमें जेड सेम होगा, देखो यहाँ से नाम से आइसोटॉप्स, टॉप जो होंगे ना, टॉप वाले वो डिफरेंट होंगे, टॉप वाले जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। टॉप्स, आइसो, आइसो का मतलब अलग अलग, हम ऐसे मान लेते हैं कि आइसो अलग, टॉप्स जिनके टॉप्स अलग अलग होंगे, आइसो टॉप्स अलग अलग होंगे, ठीक है। चलो जी, टॉप कौन है, ए, मतलब जिनके मास नंबर अलग होंगे, तो मास नंबर जिनका डिफरेंट हो, जेड जिनका सेम हो, उन्हें बोला जाएगा आइसोटॉप्स। एग्जांपल आप लोगों के सामने, 1H1, 2H1, 3H1, ये क्या है, ये होता है प्रोटियम, ये होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूटीरियम, और ये होता है ट्रीटियम। क्लियर है, इन तीनों के नाम है ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। ये हाइड्रोजन के क्या हैं, आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। आइसोबार का मतलब क्या है भाई साहब, आइसो बार का मतलब क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बार, आइसो बार, बार 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 बार, सुनो। अब ध्यान से देखना कि ये है ए, ये है जेड, यहाँ पे ये वाली ट्रिक नहीं आ सकती काम में, यहाँ पे ये वाली ट्रिक काम नहीं आ सकती, यहाँ पे जो भी आपको लगती है वो ट्रिक लगा लेना, बट समझ में आना चाहिए कि भाई आइसो बार्स में क्या हो रहा है कि ए जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है, और जेड जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल तुम्हें दे ही रखे हैं कि अगर मैं सोडियम का एग्जांपल लूँ तो ये 11 होता है, ये 22 होता है। नियोन का एग्जांपल लूँ तो ये 10 होता है, ये 22 होता है। तो इनके ये सेम है भाई साहब। ये कौन है, ये ए है, मास नंबर जिनका सेम हो और जेड जिनके अलग अलग हो, डिफरेंट हो, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आइसोबार्स। आइसोटोन्स क्या है भाई, देखो आपको मेनली कौन सा याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, वैसे केमिस्ट्री वाले टीचर्स जो होते हैं वो आप लोगों को ट्रिक्स बता देते हैं, बट ध्यान से सुनो। ये वाला याद रख लेना, ये वाला ऑटोमेटिकली याद है, आइसोटॉप्स मतलब जिनके आइसो टॉप्स, टॉप्स मतलब टॉप वाले अलग अलग हों, टॉप्स वाले आइसो हों, आइसो अलग अलग हों, ठीक है, डिफरेंट हो। अब यहाँ आ जाओ आइसोटोन्स में, आइसोटोन्स, टोन्स में कुछ धुन आ रही है, कुछ टोन आ रही है ना, न्यूट्रॉन्स, तो जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे वो कहलाएंगे आइसोटोन्स, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे वो कहलाएंगे आइसोटोन्स। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन हमने लिया, यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया, क्लोरीन ये 17, ये 37, पोटाशियम लिया 19 और ये 39। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे यार, ए माइनस जेड करके निकालेंगे। तो दोनों के लिए ट्राई करो, एक है 37 माइनस 17, तो ये कितना होगा, 20 होगा। सिमिलरली 39 माइनस 19, ये कितना होने वाला है, 20 होने वाला है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं भाई साहब, ये आइसोटोन्स है। तो आप लोगों को एलिमेंट्स गिवन होंगे और आप लोगों को बताना होगा कब वो आइसोबार हैं या आइसोटॉप्स हैं या आइसोटोन्स हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियर साइज के बारे में बात करते हैं। देखो वैसे तो न्यूक्लियर साइज हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर था एटम्स, उसमें भी डिस्कस किया था कि भाई जैसे कि न्यूक्लियस जो होता है उस पर हम अल्फा पार्टिकल ऐसे बरसा रहे थे और वो वापस हो रहा था, तो मतलब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो रही थी पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ से हमें मिल रहा था एक टॉपिक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मिल रहा था हमें, ठीक है। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, C.AP लिख रहा हूँ, क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस जो होता था ये क्या बता रहा था कि यहाँ तक न्यूक्लियस होगा, यही बता रहा था कि यहाँ तक क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो भाई साहब यहाँ से हमें रेडियस पता लग जाता न्यूक्लियस का, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा अलग तरीके से बताया गया और एक्सपेरिमेंटल चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करी गई है इस चैप्टर के अंदर। तो बोला गया कि भाई न्यूक्लियर साइज को अगर आपको देखना है तो सीधा याद करो कि वॉल्यूम जो होगा न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसके मास नंबर के। सर ये तो आपने रट्टा बता दिया कि रट्टे लगा लो भाई, कि वॉल्यूम जो होगा
वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास नंबर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास नंबर के। सर ये तो आप बोल रहे हो कि याद कर लो, भाई ये एक्सपेरिमेंटली है, मैंने लिखा भी हुआ है, ये चीज एक्सपेरिमेंटली थी, ये प्रूव हुई थी, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया था कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास नंबर के। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, एक न्यूक्लियस लेते हो जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और जिसका मास नंबर ए है, तो अब ये कंडीशन बोल दोगे, ठीक है। मतलब वॉल्यूम अगर मुझे लिखना है किसी एक न्यूक्लियस का जिसका रेडियस आर है, तो भाई मैं वॉल्यूम कैसे लिखूंगा, तो मैं वॉल्यूम क्या ऐसे लिखूंगा, 4/3 पाई आर क्यूब से लिखूंगा या नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर के। तो मास नंबर मैंने लिख दिया, वो कितना है, ए है। एक न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मास नंबर कितना, ए है। तो भाई अगर ये ऐसी कंडीशन, वॉल्यूम को अगर आप ऐसे लिख पा रहे हो, तो क्या R3 आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या भाई, क्या ही दिक्कत है, या फिर मैं बोलूँ कि आप ऐसे लिख दो, क्या ही दिक्कत है, आप ऐसे लिख दो। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दो यार, कांस्टेंट लगा दो R0, तो ये हो गया A1/3, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब किसका रेडियस, ये हो गया आप लोगों के पास रेडियस ऑफ किसका, न्यूक्लियस का। ये रेडियस किसका है, न्यूक्लियस का रेडियस है। R0 कौन है इसके अंदर, R0 जो इसके अंदर है वो एक कांस्टेंट है। R0 कौन है भाई साहब इसके अंदर, एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब जैसे ये वैल्यूज है, ये इधर आ रही है, इधर आ रही है, प्रोपोर्शनैलिटी पे क्या ही फर्क पड़ता है भाई, यहाँ पे बस एक कांस्टेंट बाद में जो हम लगाएंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो R0 की जो वैल्यू होती है वो होती है, नीचे लिखी भी हुई है वैसे तो, 1.2 FM। FM मतलब फर्मी या फेम्टो आप लोग बोल सकते हो, तो 10⁻⁻15 आप लोग बोल दोगे, ठीक है। फर्मी बोलते हैं वैसे तो, 10⁻15, ठीक है। तो R0 क्या है, कांस्टेंट है, हाँ जी। R0 यहाँ पे कौन है, R0 इज हियर, दिख रहा है ना, हाँ। R0 यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, हाँ जी। कौन है ये, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया, बस याद होनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर, समझ में आई चीज कि न्यूक्लियर साइज कैसे पता लगा, एक्सपेरिमेंटली ये बात बोली गई। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इसमें हम कौन सा देखने वाले हैं भाई साहब, न्यूक्लियर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। अब तुम्हें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है, देखो ध्यान से देखना कि डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी होगी मास, सिंपली अगर हम देखें मास बाय में वॉल्यूम होगा, यही होता है ना। अब हम किसके बारे में बात करें यार, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में बात करें, तो न्यूक्लियर का ही मास लिखेंगे, मास लिखेंगे और न्यूक्लियर का ही वॉल्यूम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार कर लेते हैं इसको। देखो यार, हमने लिखा कि रो यहाँ पे क्या हुआ, डेंसिटी हुआ, मास ऑफ न्यूक्लियस लिखना है। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, ध्यान से देखना, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है भाई, न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं भाई, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स कौन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अभी बात करी थी ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है। इन सब का मास मुझे यहाँ पे लिखना है। ये नंबर्स तो मुझे पता है कि ये नंबर कितने हैं, ये ए नंबर है, ये तो मुझे पता है, लेकिन टोटल मास कैसे निकालूंगा। मैं मानता हूँ कि इनका एवरेज मास जो है ना, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्या मान रहा हूँ मैं, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि कितना है, इधर यार एक मिनट, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, दिखेगा नहीं ऐसे, यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है, स्मॉल m है। तो टोटल मास कितना हो गया न्यूक्लियस का भाई, m इंटू में कैपिटल ए हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से देखो, कैपिटल ए हुआ या नहीं हुआ। नीचे आ गया आप लोगों के पास क्या, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम कैसे लिखेंगे यार न्यूक्लियस का, अगर रेडियस कितना है, आर है, एक स्क्वायर की फॉर्म में होता है, लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब तुम्हें पता है कि यार आर की तो एक वैल्यू हमने निकाल ली है, जो कि है R0 A1/3, R0 A1/3। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो रो की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल m a अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू हो गई R0 यहाँ पे क्यूब, ये हो गया ए। अभी ध्यान से देखना, ए से ए कट हो गया, तो रो की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, m अपॉन में 4/3 पाई R0 क्यूब आई। मतलब आप लोग इसको लिख सकते हो 3m अपॉन में 4 पाई R0 क्यूब, ये लिख सकते हो। तो ये आ गई किसकी वैल्यू, आ गई है आप लोगों के पास न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू। और
इससे आप लोगों को क्या पता लग रहा है कि जो डेंसिटी है भाई साहब वो मास नंबर से पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही। जो डेंसिटी है वो मास नंबर पे डिपेंड कर ही नहीं रही। तो इसका मतलब क्या होगा, वो तो एक कांस्टेंट होने वाली है, सेम ही होने वाली है डेंसिटी। क्लियर है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से देखनी थी, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से देखनी थी। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने नोट्स से निकाले हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, और नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे यार टेलीग्राम चैनल सुनील जंगड़ा सर के नाम से जो उस पर। ठीक है, ये वाले लेक्चर नोट्स भी मिल जाएंगे, ये वाले लेक्चर नोट्स भी मिल जाएंगे। ऑलरेडी 2 चैप्टर के मतलब मॉडर्न फिजिक्स के 11वें और 12वें के मैं पोस्ट कर चुका हूँ, इसके भी मैं पोस्ट कर दूंगा। अब सुनो यार ध्यान से, क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम इज सेम एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। भाई इसका मतलब जो डेंसिटी है वो सब न्यूक्लियर के लिए हर एक के लिए सेम रहने वाली है, क्योंकि ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही। चलो, अब यहाँ पे मैटर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, वो एक पॉइंट पे होता है। ठीक है, मैटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्मली इनसाइड द न्यूक्लियस एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये याद रखना कि जो डेंसिटी होती है मैक्सिमम होती है कहाँ पे, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस पे। ठीक है, समझ में आई। अगर हम एजिस की तरफ जाते हैं तो रिड्यूस होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हाई डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस सजेस्ट करती है कि न्यूक्लियस जो हाईली कॉम्पैक्ट होता है। हाई डेंसिटी और कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस के सेंटर पे, तो इसका मतलब वो हाईली कॉम्पैक्ट है। वो कैसा है, हाईली कॉम्पैक्ट है। ये सारी चीज़ें कैसी हुई थी यार, एक्सपेरिमेंटली देखी गई थी, तो इसलिए यहाँ पे ये आप लोगों को बताई जा रही हैं। और साथ में ये फॉर्मूला एक बार देख लेना, इसके ऊपर भी कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, छोटा सा 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, 1-2 नंबर का 1 to 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाता है इसके ऊपर भी। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यार मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट पढ़ने से पहले ना मैं तुम्हें एक बार पढ़ा देता हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ यार। न्यूक्लियर फोर्स मुझे तुम्हें पढ़ानी थी, बट एक बार मास डिफेक्ट यार, मास डिफेक्ट, चलो एक काम करते हैं, मास डिफेक्ट पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम न्यूक्लियर फोर्स, चलो एनर्जी वाली पढ़ लेंगे फिर ही देखेंगे उसको। चलो एक बार मास डिफेक्ट पढ़ते हैं, सुनो। ये रहा भैया आप लोगों के पास न्यूक्लियस, ये कौन है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये कौन है आप लोगों के पास, न्यूक्लियस है। ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस है और इसमें ये रहे इसके न्यूक्लियॉन्स, ये रहे भाई साहब इसके न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स, ये एक जगह होते हैं भाई साहब, ये क्या है, न्यूक्लियॉन्स है। अब ये न्यूक्लियस का आपने जो भी निकाला मास, यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ मास को मैंने बता दिया कि ये स्मॉल m है। अब मैंने क्या किया, इन न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकालना शुरू किया, मतलब बता रहा हूँ मैं जो स्टडी कहती है। तो ऐसे न्यूक्लियॉन्स को अकेले अकेले रखा। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स को अकेले अकेले रखा और इन सब का मास जो है भाई साहब, इन सब का मास जो है वो मैंने जोड़ा, इन सब का मास जो है वो मैंने जोड़ा, मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स, इन सब को मैंने जोड़ा भाई साहब, तो उसको नाम दिया मैंने कैपिटल एम। तो देखा गया कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा है मास ऑफ न्यूक्लियस से, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा है भाई साहब मास ऑफ न्यूक्लियॉन से। नहीं सुनो यार, मैंने गलत बोला है कि मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अगर उनको टोटल करते हैं वो ज़्यादा होगा मास ऑफ न्यूक्लियस से। ये जो मास का डिफरेंस आया ये कहलाता है मास डिफेक्ट, ये कहलाता है मास डिफेक्ट। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, सुनो ध्यान से। अभी क्या न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स को जब न्यूक्लियस बनाना होता है, जब तो एक साथ में जुड़ते हैं, एक साथ में जुड़ते हैं तो भाई एनर्जी लगती है, एनर्जी लगती है, और एनर्जी लगती है तो वो कहाँ से मिल रही है, मास से मिल रही है। तो मास एनर्जी की फॉर्म में खत्म होता है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि हीट निकलती है, आप ये बोल सकते हो, या फिर बोलो कि एक एनर्जी नीड होती है यार न्यूक्लियस में, न्यूक्लियॉन्स को ऐसे जकड़े रखने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें। तो वही ये जो मास का लॉस हुआ वो एनर्जी में लॉस हुआ है, एनर्जी में लॉस हुआ है। क्लियर है। चलो यार, तो इसकी एक डेफिनेशन है वो पढ़ लो, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स एंड इट्स मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो मास ऑफ न्यूक्लियस हमने कैपिटल एम माना है और मास ऑफ न्यूक्लियस हमने स्मॉल एम माना है। तो यहाँ पे देखो यार, सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स जोड़ेंगे, उसमें कौन है, प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखे और मास ऑफ प्रोटॉन लिखा, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखे, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखा,
ये हो गया कौन, ये इधर वाला पोर्शन हो गया। इसमें से माइनस कर देंगे किसको, न्यूक्लियस के मास को, तो न्यूक्लियस के मास को माइनस कर दिया, तो ये आ गया मास डिफेक्ट, जिसको शो करते हैं डेल्टा एम से। ठीक है, अब ये जो मास गया है वो इस रिलेशन से हमें पता लगता है, ये जो मास गया है ना भाई साहब, ये इस रिलेशन से हमें पता लग जाता है, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी रिलेशन से। 1905 1905 के अंदर, 1905 के अंदर भाई साहब आइंस्टाइन जी ने एक सजेशन दिया, या फिर बोलोगे एक थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि जो एनर्जी है एंड मास जो है वो इक्विवेलेंट है, एनर्जी एंड मास इक्विवेलेंट है, उन्होंने ये रिलेशन दिया। उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। उन्होंने बोला कि मान लो अगर तुम किसी बॉडी की, मान लो तुम किसी बॉडी की एनर्जी में एक चेंज ला रहे हो, मान लो किसी बॉडी की एनर्जी में तुम एक चेंज ला रहे हो, एनर्जी आप उसको मान लो कि किसी एक अमाउंट ई से उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो मास है ना भाई साहब, उसका मास जो है वो भी चेंज होगा, वो भी चेंज होगा। मतलब हम किसी बॉडी की एनर्जी अगर बढ़ा रहे हैं तो उसका मास भी बढ़ रहा है, उसका मास भी बढ़ रहा है, और वो किस इक्वेशन से गिवन हुई, m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वेयर से हुई। m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वेयर से तुमने ऐसे पढ़ा होगा, e इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर से पढ़ा होगा, है ना, ऐसे पढ़ा होगा तुमने, तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट मेनली ये होता है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मान लो तुमने क्या किया, किसी बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज किया, तो भाई कॉमन सी बात है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या बोलो कि इसको चेंज किया तो ये भी चेंज हो रहा है। वो एनर्जी दे रहे हो तो मास में इंक्रीज आ रहा है, एनर्जी ले रहे हो तो मास में डिक्रीज आ रहा है। अब मान लो कहीं पे ऐसा हुआ, अब कहीं पे मान लो ऐसा हुआ कि मास डिक्रीज हो रहा है, तो फिर तुम कैसे बोलोगे, मान लो मास डिक्रीज हुआ, तो मास डिक्रीज हुआ इसका मतलब है वहां से एनर्जी रिलीज हुई है भाई, वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि ये जो मास डिक्रीज हुआ है कहाँ गया, एनर्जी की फॉर्म में बाहर आया, एनर्जी की फॉर्म में यूज हुआ है। समझ में आया, तो इस इक्वेशन को आप लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं, जल्दी से एक बार बता दीजिए यार, फटाफट से, जल्दी से एक बार बता दीजिए, समझ में आ गई, अरे बस भाई कितनी बार आएगा, ठीक है, चलो। अब यार यहाँ पे आ जाते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, उससे पहले ना, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से पहले हम एक और चीज पहले इसको समझते हैं। अरे भाई कितनी बार आएगा तू बीच में, बता भाई, हमें नहीं लेना प्लान, अब एप्पल ले लिया तो भाई इतना महंगा तो तुम्हारा प्लान है। हम्म, पहले हम न्यूक्लियर फोर्स को पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं भाई, न्यूक्लियर फोर्स को पढ़ लेते हैं। जैसे कि होता क्या है कि जैसे ये एक न्यूक्लियस, ये कौन है भाई, न्यूक्लियस है, ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे कौन है, जो डार्क में बना रहा हूँ ना ये प्रोटॉन है, ये याद रखना, जो डार्क में बना रहा हूँ वो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, प्रोटॉन, ऐसे मैंने ये प्रोटॉन बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया बेटा जी, ये प्रोटॉन्स मैंने बना दिए, ओके। और साथ में यहाँ पे कौन होते हैं भाई, न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन को मैं ऐसे खाली बना देता हूँ, हो ऐसे सॉलिड की फॉर्म में नहीं बनाता, ऐसे सर्कल की फॉर्म में बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो अभी देखो यार ध्यान से, अब ये इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, अब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग सकती है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे और वो रिपल्सिव फोर्स हो, तो इसका मतलब इनको बांधा किससे हुआ, फिर अगर इनके बीच में कोई फोर्स है तभी एक जगह रह सकते हैं ये, तभी एक जगह बंधे हुए हैं, तो भाई न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स इनको बांधे रखती है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स, उसको बोला जाता है क्या, न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस और एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियंस, अब ये बोल दो, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अब इनके कुछ खास फीचर्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए, वो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, बट ये छोटे सी रेंज के लिए होती है, वेरी शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना तो फिर ये उतनी मतलब ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं लग पाती, तो आप बोल सकते हैं कि ये थोड़े से डिस्टेंस पे लगती हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज़ ए, अरे भाई, इट इज़ ए वेरी शॉर्ट रेंज, और ये एक दूसरे को बांधे रखती है तो अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक जगह बांधे रखती है तो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। और ये सेंटर टू सेंटर नहीं लगती कि भाई सेंटर से सेंटर नहीं, तो इसको बोलेंगे नॉन सेंट्रल फोर्स है, और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी होती है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव भी होती है। इन पे कोई चार्ज का चक्कर नहीं होता, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है, तो बोल सकते हो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज,
इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स यार प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है। तो चार्ज का कोई चक्कर नहीं है। तो ये बोल सकते हो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो भी तो लग रही है यहाँ पे, और बाकी जो फोर्स है मासिस के हिसाब से भी अगर हम देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो उनसे बड़ी फोर्स ये होती है। तो भाई ये 100 गुना होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और 10 की पावर 38 टाइम्स मतलब गुना होती है किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के। इतनी स्ट्रांग फोर्स है ये। ठीक है। तो ये हुआ यार न्यूक्लियर फोर्स का कॉन्सेप्ट, जो ऑलरेडी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। इसमें मैं टिक मार्क कर देता हूँ। हालांकि इसकी एनसीईआरटी अभी पढ़ेंगे, पहले हम पिछले टॉपिक कर लेते हैं, फिर हम इसकी एनसीईआरटी निपटाएंगे। ठीक है, पहले मैं ये वाले टॉपिक तुम्हें करा देता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है। ठीक है। अब न्यूक्लियस है भाई साहब, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है, जिसको न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हो बार बार। तो न्यूक्लियॉन्स यार एक जगह बंधे हुए हैं। अब इनको यार कितनी एनर्जी से ये बंधे हुए हैं, तो ये बोलेगा तो नहीं है ना कि भाई मैं इतनी एनर्जी से बंधा हुआ हूँ या मेरे को इतनी एनर्जी चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं यार, इनको दूर दूर करने की कोशिश करते हैं। और इनको जब हम दूर दूर करते हैं और इनफाइनाइट तक ले जाते हैं, न्यूक्लियस से इनफाइनाइट तक ले जाते हैं न्यूक्लियॉन्स को, तो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी को ही बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। उस एनर्जी को ही बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। उस एनर्जी को ही बोला जाता है क्या? बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आ रही है चीज़ें? तो देखो ये न्यूक्लियस बंधे हुए हैं, इनको हमने एक एनर्जी दी जो इसको ब्रेक करेगी, मतलब न्यूक्लियंस को अलग अलग करेगी। तो ये अलग अलग हो गए। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है उसे बोला जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स अप टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब यहाँ पे आप लोग एक बात बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है नेगेटिव, क्योंकि ये ना एक जगह बंधे होते हैं, एक जगह बंधे हैं, तो भाई इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, नेगेटिव मतलब इनको एक जगह बांधी हुई है, सेंटर की तरफ इनको बांधा हुआ है, अट्रैक्ट करके रख रही है। ठीक है। समझ में आ रहे हैं? अब ध्यान से देखना यार, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसको देखो, अरे इसको तो, ये तो काम की चीज़ लिखी हुई है। देखो, हमने बोला कि कोई अगर न्यूक्लियस मोर स्टेबल है, अगर हमने बोला कि कोई न्यूक्लियस मोर स्टेबल है, तो भाई साहब मोर बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, मोर बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है। मोर स्टेबल तो मोर बाइंडिंग एनर्जी, मोर स्टेबल तो मोर बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है? उसको तोड़ने में ज़्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, और स्टेबल। समझ में आ रही चीज़ें कि भाई मोर स्टेबल है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो बंधे हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार, हमने क्या किया कि न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग कर दिया, एक टोटल एनर्जी बता दी कि इतनी हुई है। अरे भाई एक न्यूक्लियॉन्स पे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो कौन बताएगा? वो बाइंडिंग एनर्जी बताएगी, पर न्यूक्लियॉन्स वाली। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव ए न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, उसे बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। तो इसको लिखते कैसे हैं? इसको कहीं बुक में ऐसे लिखा होता है BE बार से, कहीं बुक में इसको ऐसे लिखा होता है EBN से, इवन एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये होता है यार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर, न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर। ठीक है। मतलब आप एक तरीके से एवरेज एनर्जी बता रहे हो। क्या बता रहे हो आप? एवरेज एनर्जी बता रहे हो। ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, अगर ये छोटा है भाई साहब, अगर ये छोटा है, ये अगर छोटा है, तो EBN क्या होगा? ज़्यादा होगा या नहीं होगा? EBN ज़्यादा होगा या नहीं होगा? फटाफट से बताओ। ए छोटे का मतलब क्या है? वो लाइट न्यूक्लियाई है, वो मोर स्टेबल है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज़्यादा लगानी पड़ेगी आप लोगों को, आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आने चाहिए भाई साहब। ठीक है। लेकिन होता क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, होता क्या है आप लोगों को बताता हूँ। अब कई बच्चे सोचेंगे कि अगर ये छोटा है तो ये बड़ा है,
अगर ये बड़ा है तो भाई ये छोटा है, ऐसा होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली चीज़ें कुछ अलग अलग थी, और वो इस ग्राफ की हेल्प से तुम्हें पता लगे। यहाँ पे लिया गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, और यहाँ पे लिया गया मास नंबर। अब ये चीज़ कुछ देर के लिए तो ठीक थी कि यार जब मास नंबर कम है तो बाइंडिंग एनर्जी इज़ वेरी हाई, मास नंबर कम है तो बाइंडिंग एनर्जी इज़ वेरी हाई। लेकिन आप यहाँ पे देखो, मास नंबर यहाँ पे है, एनर्जी यहाँ पे है। इसके लिए देखो, ये था आप लोगों का ट्रीटियम के लिए, है ना। तो इसके लिए देखो कि बाइंडिंग एनर्जी यहीं पे और ये यहाँ पे। तो एक्सपेरिमेंटली ना चीज़ें अलग अलग दिखी। एक ग्राफ बना, कुछ इस तरीके का ग्राफ बना ये, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बना। इसको आप लोगों को स्टडी करना है, स्टडी नहीं करना मतलब जो चीज़ें हुई हुई हैं यार, और उसको जब हमें टॉपिक्स के फॉर्म में पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि याद ही करना है। तो यहाँ पे देखो कुछ मेन फीचर हैं, एनसीईआरटी से उठाए गए हैं मेन फीचर, क्योंकि ये भाई थ्योरी बेस्ड चैप्टर हैं, तो इसकी एनसीईआरटी भी मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा साथ में करवा रहा हूँ, अलग से एनसीईआरटी भी करवाई जाएगी, ठीक है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, जिसको ईबीएन मैंने बोला था अभी भी, ये देखो यहाँ पे बोला है कि ईबीएन से भी शो करते हैं या बीई बार से भी शो करते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, प्रैक्टिकली कांस्टेंट होती है भाई साहब। वो कैसी होती है, प्रैक्टिकली कांस्टेंट होती है, ठीक है। और ये कुछ नंबर्स के लिए होती है, मास नंबर के लिए, मतलब 30 से लेके 170 के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है वो कांस्टेंट रहेगी इतने मास नंबर के लिए, ठीक है। अब अगर मान लो मास नंबर यार ए मतलब 30 से छोटा आ जाए, अगर मास नंबर 30 से छोटा आ जाए, ठीक है, और अगर मास नंबर 170 से बड़ा आ जाए, दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये, चलो। मास नंबर अगर 170 से बड़ा आ जाए तो देखो ईबीएन इज लोअर, लोअर ईबीएन मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई एंड हैवी न्यूक्लियाई। मतलब छोटे के लिए तो चलो हम ये बोल रहे थे कि अगर यार मान लो ए छोटा है तो ईबीएन ज़्यादा है, बट यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंटली क्या चीज़ दिखी कि ईबीएन जो है वो लोअर है 30 से अगर नंबर कम है, और 170 से बड़ा होने के बाद भी, मतलब हैवी न्यूक्लियस के बाद भी। क्लियर आ रही है चीज़ें। एक कॉन्सेप्ट होता है यार, एक कॉन्सेप्ट आता है स्टेबिलिटी का, एक कॉन्सेप्ट आता है स्टेबिलिटी का। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, स्टेबिलिटी का, ठीक है। स्टेबिलिटी, किसी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है ना वो डिपेंड करेगी यार एन एंड जेड के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एन एंड जेड के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से कि अब न्यूक्लियस है भाई, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेड भी है, नंबर ऑफ जेड भी है और एन भी है, ठीक है। कहने का मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी एंड न्यूट्रॉन भी। अब प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करते हैं भाई, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। मतलब ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है जी। अभी मैंने तुम्हें बताया कि भाई साहब जो आप लोगों के पास न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो किस किस के बीच में लगती है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगती है ना। तो अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रही है, मतलब प्रोटॉन यार एक प्रोटॉन सब प्रोटॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हुई, तो उसको ओवरकम करना है, कम करना मतलब उसको यार पीछे करना है। तो उसको कैसे पीछे करेंगे, हम न्यूट्रॉन्स को बढ़ा देते हैं, हम न्यूट्रॉन्स को बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन ये भी एक सीमा तक बढ़ाते हैं, लिमिट तक बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि यार एन इज इक्वल टू जेड अगर होगा लाइटर न्यूक्लियाई के लिए, लाइटर न्यूक्लियाई के लिए, तो वो स्टेबल माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। मतलब एन बाई जेड का जो रेशो वो वन होगा, एन बाई जेड का रेशो जो है वो वन होगा। अगर वन से मान लो ज़्यादा है यार, एन बाई जेड का रेशो 1.6 भी बोल सकते हैं हैवी के लिए, हैवी के लिए, और वो स्टेबल भी होगा, लेकिन इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं, ये कंडीशन है, इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं, इससे छोटा भी नहीं और इससे ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। इससे छोटा भी नहीं और इससे ज़्यादा भी नहीं। स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो एन बाई जेड होना चाहिए वन फॉर स्मॉल के लिए, एन बाई जेड जो है भाई साहब वो ग्रेटर हो वन से, बट कितना ग्रेटर हो, 1.6 तक ही हो, 1.6 तक ही हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि फिर वो हैवी हो जाएगा, और हैवी फिर उसके बाद नहीं होता, उसके बाद फिर नहीं होता वो स्टेबल, ठीक है बेटा।
चलो ये स्टडी कर लिया हमने, ये कर लिया, ये भी पढ़ लिया, कोई रहा तो नहीं बीच में, नहीं रहा। चलो अब आ जाते हैं इस ग्राफ के ऊपर। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला था कि न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं ना पास पास जुड़े होते हैं, और उन न्यूक्लियॉन्स अगर पास पास जुड़े हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन यार होता क्या है, जैसे ही इन न्यूक्लियॉन्स के बीच का अगर थोड़ा सा डिस्टेंस हम इंक्रीज करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, उससे ज़्यादा अगर इंक्रीज करें, उससे कम अगर डिस्टेंस को कर देते हैं, तो फोर्स रिपल्सिव अट्रैक्टिव इस तरीके की होती है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है भाई साहब, वो किस किस के बीच में, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी और उनके बीच का सेपरेशन है। एक डिस्टेंस यहाँ पे हमने बोला है आर नोट होगा, स्पेसिफिक डिस्टेंस है, कितना है स्पेसिफिक डिस्टेंस है 0.8 कुछ एफ एम होता है शायद, अभी देख लेते हैं उसको भी, इसकी हमें स्टडी करनी है। देखो डिस्टेंस होता है यार 0.8 एफ एम। अब होगा क्या, अब ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है भाई वो स्ट्रॉन्गर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स जो स्ट्रॉन्गर फोर्स है, किससे, कूलम फोर्स से भी और ग्रेविटेशनल फोर्स से भी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स हैज टू डोमिनेट ओवर द कूलम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, बिटवीन प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है यहाँ पे, और ये इन सबको डोमिनेट कर देती है ओवर, मतलब इनको पीछे कर देती है, अरे हटो तुम, तुम्हारे बस का नहीं है, मैं इनको पकड़ के रखूंगी यहाँ पे, तुम तो इनको भगा रहे हो दूर दूर, रिपेल कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, चलो जी, ये कौन सी वीक है कौन सी स्ट्रॉन्ग है वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। चलो जी, अब इन्होंने बोला था न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियस फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन ए फ्यू फेमटोमीटर। इन्होंने बोला कि भाई अगर न्यूक्लियर फोर्स को, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो मैं न्यूक्लियस के बीच में थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो वो क्या हो जाता है, जीरो पे आ जाती है, जीरो पे आ जाती है, थोड़ा सा भी डिस्टेंस मोर देन ए फ्यू फेमटोमीटर। फेमटोमीटर का मतलब समझते हो भाई, 10 की -15 मीटर की बात कर रहा है, और उससे थोड़ा सा डिस्टेंस अगर बढ़ा रहा है, ठीक है, तो भाई ये क्या आ जाती है, न्यूक्लियर फोर्स जीरो पे आ जाती है। और ये चीजें ना एक्सपेरिमेंटली देखी गई, कोई फॉर्मूला नहीं है न्यूक्लियर फोर्स के लिए, न्यूक्लियर फोर्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अब होगा क्या कि भाई एक डिस्टेंस हमने बताया आर नॉट, एक डिस्टेंस हमने बताया आर नॉट, तो जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, a rough plot of the potential energy between two nucleons as a function of distance is shown in figure। इन्होंने अब उस ग्राफ की बात करी है, अभी तक हम सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्सेस की बात कर रहे थे। A rough plot of potential energy between two nucleons as a function of distance are shown in the figure। The potential energy is a minimum at a distance r naught। देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे है भाई साहब, यहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये जीरो है, ये 100 है, ये माइनस में, तो जीरो मिनिमम यहाँ पे हुई ना, और इस डिस्टेंस पे हुई, तो इस डिस्टेंस को एक नाम दे दिया आर नॉट डिस्टेंस। तो इन्होंने बोला, अब ध्यान से सुनना, द पोटेंशियल एनर्जी इज ए मिनिमम एट अ डिस्टेंस आर नॉट ऑफ अबाउट 0.8 फेमटोमीटर। दिस मीन्स द फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर ए डिस्टेंस लार्जर देन 0.8 एफएम एंड रिपल्सिव इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लेस देन दिस। कहने का मतलब वो बोल रहा है कि जब न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस 0.8 एफएम से ज़्यादा होगा तो वो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी, लेकिन अगर वो 0.8 एफएम से भी कम होगा तो वो रिपेल कर रहे होंगे, वहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स होगी, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ से आप लोगों को एक बार देख लेना है। यहाँ पे हमने फोर्स के बारे में बात करी जो ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अब ये वाला तो तुमने पढ़ा ही हुआ है, न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगती है। भाई कहाँ 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 पे लग रही है न्यूक्लियर फोर्स जो है वो, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन के बीच में लग रही है, चार्ज का कोई चक्कर ही नहीं है, सबके बीच में लग रही है, क्लियर है। चलो जी, अब जैसे कि कई बच्चे बोलेंगे क्या फॉर्मूला है सर, आप कैसे बता रहे हो कि ये फोर्स ऐसे, भाई ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटरी है। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है देयर इज नो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। कोई फॉर्मूला नहीं है न्यूक्लियर फोर्स के लिए, कोई फॉर्मूला नहीं है न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो तुम सोचो कि यार एक फॉर्मूला है और हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए, चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है,
और इसको बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा, बट डिटेल में समझना भी पड़ेगा, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है यार न्यूक्लियर फिजन का। फिजन का मतलब होता है तोड़ना, डिसइंटीग्रेट करना। ठीक है, होता क्या है कि भाई हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो टू और उससे ज़्यादा न्यूक्लियर में टूटता है, दो या उससे ज़्यादा न्यूक्लियर में टूटता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन बोला जाता है। ठीक है, अब हैवी न्यूक्लियस अगर टूट रहे हैं तो वो स्प्लिट हो रहा है टू लाइटर न्यूक्लियाई में। तो हैवी न्यूक्लियस को ना हमारा मेन प्रोडक्ट है मतलब मेन पार्ट है रिएक्शन का, तो उसको पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। और जिसमें वो टूट चुका है उनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, डॉटर न्यूक्लियाई हम बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया, इतना समझ में आया। चलो अब एक रिएक्शन है एनसीईआरटी बेस्ड, वो एक बार देख लेते हैं। देखो यार, अब हैवी न्यूक्लियस ही टूटता है, तो यूरेनियम 23592 जो है भाई साहब ये हैवी नहीं है। इसको हैवी कैसे बनाया जाएगा, एक मिनट में ऐसे कर लेता हूँ। इसको हैवी बनाया जाएगा जब इसके साथ हम एक स्लो न्यूट्रॉन डालेंगे। क्या डालेंगे, स्लो न्यूट्रॉन। तो स्लो न्यूट्रॉन जैसे ही डाला तो जो अब न्यूक्लियस बना वो हाईली फिजनेबल बना। ठीक है, या आप रेडियो एक्टिव बोल सकते हो। अब ये क्या होगा, हैवी हो गया है, ये क्या होगा, हैवी हो गया, तो हैवी होने के बाद ये खुद से टूटेगा। और ये भाई साहब इन दो पार्ट में टूटेगा, साथ में न्यूट्रॉन निकलेंगे। और न्यूट्रॉन होंगे जो वो फास्ट न्यूट्रॉन होंगे। ध्यान से सुनना, कैसे न्यूट्रॉन होंगे, फास्ट न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, अब ये क्या है भाई, बैरियम है। ये क्या है भाई सब, क्रिप्टॉन, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये है आप लोगों के पास न्यूट्रॉन। साथ में यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या क्या हो रही है भाई, एनर्जी रिलीज हो रही है। वो बात करेंगे कि कितनी एनर्जी हो रही है, लेकिन सुनो यार, हमने एक बात बोल दी है यहाँ पे, हमने एक बात बोल दी है कि यहाँ पे हैवी इसको करने की जरूरत क्या थी। हाँ, ये मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कि यहाँ पे हमें सुनना ध्यान से, रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए, रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी है भाई साहब, स्लो न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ी है। स्लो न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ी है, ये याद रखना कि रिएक्शन को अगर ट्रिगर करना है, स्टार्ट करना है, उसको बोलते हैं स्लो न्यूट्रॉन। अब जैसे ही स्लो न्यूट्रॉन दिया तो उसके बाद क्या हुआ, फिजन हुआ, है ना। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, फिजन हुआ। फिजन हुआ तो फ्रेगमेंट्स बने हैं, फ्रेगमेंट्स बने, डॉटर न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स बन गए हैं। ये बन गए भाई फ्रेगमेंट्स। ठीक है, साथ में कौन बना है यहाँ पे, न्यूट्रॉन्स बने हैं। अब ये न्यूट्रॉन कैसे हैं भाई साहब, ये फास्ट न्यूट्रॉन है। ये कैसे हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है। अब ध्यान से देखना कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई और ये फ्रेगमेंट्स बने, मतलब डॉटर न्यूक्लियाई बने, तो जरूरी नहीं है भाई ये खुद से भी स्टेबल होंगे। ये क्या पता और हैवी वेट के, मतलब और नहीं, मतलब एक मान लो 200 किलो का है, उसको अब तोड़ के आपने 120 और 80 में बना लिया, वो अभी सोच रहे हैं कि अभी भी हम स्टेबल नहीं है, फिर से वो टूटना स्टार्ट करेंगे। बट टूटने के लिए फिर से उनको क्या जरूरत है, स्लो न्यूट्रॉन की। बट यहाँ पे तो हमें एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन मिल रहा है ना, तो भाई इन्हीं में से ही यूज किया जाता है। इन्हीं में से ही एक न्यूट्रॉन को स्लो कर लिया जाता है, एक न्यूट्रॉन को स्लो कर लिया जाता है और फर्दर रिएक्शन हो जाती है, वो रिएक्टर में होती है। तो उसको भी एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। एक और चीज मैं समझाना चाहूंगा यहाँ पे कि भाई हर बार जरूरी नहीं है कि यही चीज बनेगी, हर बार जरूरी नहीं है कि यही चीज बनेगी, हर बार जरूरी नहीं है कि यही चीज बनेगी, यही फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ठीक है, कुछ और भी बन सकता है, जैसे एंटीमनी बन सकता है, नायोबियम बन सकता है, या फिर जैसे ये ज़ीनॉन है ये बन सकता है, स्ट्रोंटियम है ये बन सकता है। और न्यूट्रॉन तो हर एक बारी में निकल रहा है, एनर्जी हर एक बारी में निकले। अब ये एनर्जी गई कहाँ, ये एनर्जी गई कहाँ, सुनो यार ध्यान से, एनर्जी गई कहाँ, ये जो फ्रेगमेंट्स है ये दूर दूर जा रहे हैं। जो ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे मैं बताता हूँ तुम्हें, एक मिनट रुको। यहाँ पे जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं ना भाई, कि ये एनर्जी कहाँ जा रही है, ये एनर्जी कहाँ जा रही है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये एनर्जी भाई साहब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फिजन फ्रेगमेंट्स में जा रही है। ठीक है, फिजन फ्रेगमेंट्स में जा रही है, मतलब डॉटर न्यूक्लियाई जो बने हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में, वो फर्दर टूटेंगे, फर्दर फिर एनर्जी रिलीज होगी, तो आगे जो प्रोडक्ट बने उनके पास। ठीक है, चलो जी। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि भाई ये जो पार्टिकल्स बने हैं ये जरूरी नहीं है कि स्टेबल हो, ये जरूरी नहीं है ये स्टेबल हो। तो ये क्या करते हैं भाई साहब, ये अनस्टेबल अगर होते हैं तो ये फिर से उसी रिएक्शन में जाते हैं जैसा फिजन होता है,
और साथ में यहाँ पे क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी निकलते हैं स्टेबल होने के लिए। बीटा पार्टिकल्स भी निकलते हैं स्टेबल होने के लिए। बीटा पार्टिकल बोलो, गामा रेज बोलो, ये सब, इन सब को भी निकलते हैं स्टेबल होने के लिए। जरूरी नहीं है कि एक बार टूटा और स्टेबल हो गया, जरूरी नहीं है एक बार टूटा और स्टेबल हो गया, ठीक है। चलो, अच्छा यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है भाई पर फ्यूजन? पर फ्यूजन यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फ्यूजनिंग न्यूक्लियस जो है भाई साहब यहाँ पे होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? यूरेनियम की बात कर रहे हैं। कौन भाई? ये यूरेनियम ही तो है, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में तुम्हें पढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये मैंने ना अलग अलग बुक से तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं, ठीक है। ये एक बार देख लो, ये बहुत जरूरी है। हम यूरेनियम फ्यूजन रिएक्टर की बात करते हैं, हालांकि रिएक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बट उससे रिलेटेड कई चीज़ें आ जाती हैं। हम यूरेनियम फ्यूजन रिएक्टर की बात कर रहे हैं, यूरेनियम मटेरियल हम लेंगे, ठीक है। अब होता है कि जो फिजन मटेरियल होता है ना, वो होता है यूरेनियम 23692, ये वाला होता है फिजन मटेरियल बेस्ट वाला। तो तभी तो यहाँ पे हमने एक स्लो न्यूट्रॉन लिया और पहले ये 236 बनाया, ठीक है। लेकिन ये बनाया क्यों भाई? एक तो ये हाईली फिजनेबल होता है। क्या होता है? हाईली फिजनेबल होता है, नेचर में मिलता ही नहीं है, तो इसलिए इसलिए इसको बनाना पड़ेगा ना। तो नेचर में मिलता है क्या सर? नेचर में मिलता है भाई साहब नेचुरल यूरेनियम। नेचर में मिलता है नेचुरल यूरेनियम, और नेचुरल यूरेनियम जो होता है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, 99.3, 99.3 प्रतिशत जो है भाई साहब यूरेनियम 238 मिलता है, ठीक है। और 0.7% जो है यूरेनियम 235 मिलता है, मतलब इतना कम मिलता है। अब यहाँ पे दो खास बातें हैं भाई, ये जो होता है ये स्लो न्यूट्रॉन को कैप्चर कर सकता है, ये जो होता है ये फास्ट न्यूट्रॉन को कैप्चर कर सकता है, ठीक है। हमें तो इसकी जरूरत है, ठीक है। सुनो ध्यान से भाई, ये स्लो न्यूट्रॉन को कैप्चर कर सकता है, ये फास्ट को कर सकता है। तो यूरेनियम 235 हैज ए लार्ज प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग ए स्लो न्यूट्रॉन, और वो फॉर्म कर लेता है किससे? दिस, और ये होता है हाईली फिजनेबल न्यूक्लियस। अब ये हाईली फिजनेबल है तो देख लो भाई, यूरेनियम 235 में स्लो न्यूट्रॉन दिया तो उसने ये बना लिया। अब ये ब्रेक हो जाएगा, अब ये ब्रेक हो जाएगा अलग अलग पार्ट्स के अंदर, अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, फिर फर्दर ब्रेक होंगे, चेन रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है। समझ में आई चीज़ें? जल्दी से बताओ, क्लियर है? चलो, अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, ध्यान से देखना। जब भी रिएक्शन हुई है तो न्यूट्रॉन्स बने हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ऑन एन एवरेज कितने न्यूट्रॉन्स जो हैं हर बार भाई बनेंगे ऑन एन एवरेज? तो 2.5 न्यूट्रॉन्स बनते हैं हर एक एवरेज, मतलब 2.5 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस पर फिजन। आप ये बोल सकते हो जो फिजन हुआ तो उस टाइम कितने न्यूट्रॉन बनेंगे? 2.5। अब ये 2.5 कैसे हैं? फास्ट मूविंग होते हैं, मैंने पहले ही बताया तुम्हें कैसे होते हैं, फास्ट मूविंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में लेके जाना है, तो हमें हमारे पास ये जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से यूज करने होते हैं। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोलते हैं इसको, और जो रिएक्शन लगातार ऐसे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करती जा रही है, रिएक्शन चलती जाती है, उसको चेन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2.5 न्यूट्रॉन्स तो बन रहे हैं पर फिजन, और जो फिजन फ्रेगमेंट्स हैं वो अभी भी अनस्टेबल है, तो वो क्या करेंगे? न्यूट्रॉन्स को यूज करना चाहेंगे, उनको फिर से स्टेबल होना है, फिर से रिएक्शन होगी, फिर से टूटेंगे, फिर से वो न्यूट्रॉन्स बनाएंगे, ये काम चलता रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं है भाई साहब, ये तो अगर ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी एब्जॉर्ब हो गए तो फिर ये तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगी ना। तो कंट्रोल्ड वे में करने के लिए हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो करते हैं। स्लो कैसे करते हैं? जो रिएक्टर होता है ना, उसके अंदर एक मॉडरेटर पार्ट होता है, उस मॉडरेटर के अंदर D2O होता है, हैवी वाटर आप बोल सकते हैं, ग्रेफाइट, बेरिलियम, ये सब होते हैं, और ये क्या करते हैं? इन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो करने का काम करते हैं, मतलब ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इसमें से पास करवा जाते हैं और फिर ये स्लो कर देते हैं इनको। हमें एक प्रोसेस हो गया कि स्लो हो गया। अब स्लो क्यों करा? क्योंकि भाई फिजन रिएक्शन फर्दर करनी है तो स्लो न्यूट्रॉन चाहिए, ठीक है जी। अब सबके सब अगर आ जाएंगे यार, मतलब अगर ज़्यादा के ज़्यादा, मतलब 2.5 अगर हमारे पास है, 2.5 के 2.5 अगर आ गए, ठीक है, 2.5 के 2.5 आ गए, मतलब जितने हमने फास्ट मूविंग प्रोड्यूस करे थे उतने ही स्लो अगर प्रोड्यूस हो गए, तो इसका मतलब यार फिर चेन रिएक्शन तो ग्रो होती जाएगी, पूरा एक्सप्लोजन हो जाएगा, पूरा धमाका हो जाएगा ना। तो उसको कंट्रोल्ड रखने के लिए हम क्या करते हैं? सिर्फ एक न्यूट्रॉन ही यूज करते हैं। 1 न्यूट्रॉन इज यूज टू ट्रिगर द नेक्स्ट फिजन। तो बाकी के कहाँ जाते हैं? बाकियों को यार
एब्जॉर्ब करा दिया जाता है, या फिर बोल लो कि लॉस्ट करा दिया जाता है, खत्म करवा दिया जाता है। रिमेनिंग आर लॉस्ट विदाउट ट्रिगरिंग फिजन। किस हेल्प से? रिएक्टर के अंदर हम एक कोर वाला पार्ट यूज करते हैं। हालांकि तुम्हें यूज मतलब तुम्हें यूज नहीं, तुम्हें वो डायग्राम नहीं बनाना है। रिएक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, कोर यूज करते हैं, और कोर में लगे होते हैं कैडमियम के नोड। और कैडमियम क्या करता है यार, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। तो ये जो हम ढाई है ना, ढाई में से 1.5 इसके पास भेज देते हैं, ठीक है, और बाकी बचा एक, उसको अपनी रिएक्शन में यूज कर लेते हैं। समझ में आया? समझ में आया, यस और नो? अब जो शुरू में हमारे पास मटेरियल होता है, अब उसमें क्या होता है, 99.3 कौन होता है भाई, 238 वाला। अब वो तो फास्ट मूविंग को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना न्यूट्रॉन्स को। तो उसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे क्या हो गई भाई, खत्म हो गई। उसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे खत्म हो गई एब्जॉर्ब करने, क्योंकि वहाँ पे हमने स्लो न्यूट्रॉन कर दिया, फास्ट छोड़े ही नहीं। ठीक है, चलो जी। तो ये हुआ आप लोगों के पास अब एक फिजन, न्यूक्लियर फिजन। अब होता क्या है, सुनना ध्यान से। हैवी न्यूक्लियस है, सुना ध्यान से, ये है हैवी न्यूक्लियस। इसका फिजन हुआ तो ये दो इसने डॉटर न्यूक्लियाई बना लिए यार। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स बन गए, यहाँ पे क्या बन गए, न्यूट्रॉन्स बन गए। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बन गए, न्यूट्रॉन्स। फिर से इनका फिजन हो रहा है, फिर से इनका क्या हो रहा है, फिजन हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, पीछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, कुछ भी जो हमें चाहिए होता है। तो न्यूट्रॉन्स ही तो ट्रिगर कर रहे हैं रिएक्शन को। अब ये रिएक्शन यार ग्रो करती जाएगी, मतलब तेज होगी या स्लो होगी, कांस्टेंट रेट पे होगी, या स्टॉप कब होगी, वो डिपेंड करता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसको कैपिटल के से हम शो करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, मतलब होता है क्या, ये होता है मेजर ऑफ, देखो ध्यान से, ये क्या होता है, मेजर ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ न्यूट्रॉन्स इन फिजिबल मास, इन फिजिनेबल मास। इनको अलग कर लो थोड़ा सा, इधर लिख लो, ऐसे लिख लो, ठीक है। इनफिजिनेबल मास होता क्या है यार, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट। यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, सुनना ध्यान से। ये रेशियो होता है एक तरीके से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ वन जनरेशन टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मान लो तुमने स्लो न्यूट्रॉन दिया, तुमने स्लो न्यूट्रॉन दिया, और उससे फ्रेगमेंट्स बने। फ्रेगमेंट्स बनने के बाद अब क्या होगा ना, जो न्यूट्रॉन्स है वो ज़्यादा है, पिछले के मुकाबले अब ज़्यादा आ गए हैं। तो इसका मतलब रिएक्शन को यार हम ग्रो करवा सकते हैं, रिएक्शन ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को यूज़ कर सकते हैं। मान लो अगली बार में क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन्स कम बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, अगली बार में और कम बने, तो फिर रिएक्शन स्टॉप होती जाएगी। तो इसका मतलब कि हमें क्या बताता है, रेट बताता है एक तरीके से, कि कैसी होगी, ये ग्रो करेगी या स्टेडी स्टेट में होगी, या एकदम से स्टॉप हो जाएगी, मर जाएगी, रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ वन जनरेशन टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस जनरेशन में अगर आपको एक रिलेशन पता लग जाए, तो उससे आप रिएक्शन बता सकते हो कि कैसे रहने वाली है। मतलब अगर नई जनरेशन के बिगिनिंग पे नंबर ऑफ क्या न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है, अगर नई जनरेशन के बिगिनिंग पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है, मतलब अगर ये ज़्यादा है भाई साहब इससे, तो रिएक्शन आपकी ग्रो करती चलेगी। जैसे कि मान लो के की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर है 1 से, तो आप इसको उठा के यहाँ पर रख दो पूरे को, तो इसका मतलब ये बड़ा हुआ इससे। ठीक है, अगर मान लो दोनों बराबर हैं भाई साहब, तो वो स्टेडी स्टेट में चलती रहेगी। अगर मान लो पर इस जनरेशन के मुकाबले में जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उस वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम है, तो रिएक्शन स्टॉप होनी है लाजमी, क्योंकि वहाँ पे कम न्यूट्रॉन्स है, ट्रिगर करने के लिए कोई न्यूट्रॉन बचेगा ही नहीं, वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स। लास्ट टॉपिक आता है न्यूक्लियर फ्यूजन का, बहुत सिंपल सा। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन इज जोड़ना, इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पे क्या होता है यार, टू लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। उतना हैवी नहीं होता, एक मीडियम वेट का होता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दो ड्यूटेरियम शो किए, जो कि ऐड होके क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। ठीक है, दो और दो चार हुए। ठीक है, एक मिनट, हमने यहाँ पे दो दो चार कैसे लिख दिया, तीन लिखेंगे ना इसको, तो फिर एक मिनट, इसको तीन लिखेंगे, इसको तीन लिखना पड़ेगा ना। देखो, हाँ, क्योंकि दो और दो चार हैं, और एक न्यूट्रॉन यहाँ पे भी निकल रहा है भाई साहब। साथ में यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है, साथ में यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी यार, वो होगी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट एनसीईआरटी कहती है कि 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, जब दो ड्यूटेरियम बनते हैं, मतलब दो ड्यूटेरियम मिलते हैं और जब एक न्यूक्लियस बनाते हैं। अब न्यूक्लियर
फ्यूज़न होने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों को ये याद कर लेना है कि हाई टेम्परेचर कितना होता है भाई, 10⁻⁷ केल्विन, और हाई प्रेशर कितना होता है, 10⁻⁶ atm। ठीक है बेटा, ओके, चलो जी। और इस टाइम न्यूक्लियर फ्यूजन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है, अब देखिए यार ना, ये थ्योरी है सारी, सिर्फ जहाँ समझाने का वो मैं समझा रहा हूँ। अब जो बातें याद रखनी है, जैसे बोला गया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है भाई, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोला जाता है थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी। फ्यूजन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है इसी पे बेस्ड होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब इसी पे बेस्ड होता है भाई साहब। हाइड्रोजन जो है वो इसी पे बेस्ड होता है। और सन के अंदर भी यही रिएक्शन हो रही होती है। सन के अंदर भी जो सन की एनर्जी का सोर्स है ना, वो कौन है भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन ही है, इंटीरियर ऑफ द सन। तो भाई साहब ये है आप लोगों का कौन, न्यूक्लियाई चैप्टर। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अब इसके बाद सिर्फ हमारा एक चैप्टर बचा हुआ है, और फिर हम लेके आएंगे यार एक बहुत बढ़िया सीरीज, या तो एनसीईआरटी के ऊपर होगी वो, या फिर रिवीजन सीरीज होगी, जिसमें 25-30 मिनट के अंदर हम रिवीजन नहीं, मतलब रिवाइज कर रहे होंगे चैप्टर्स को। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सब टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।